दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज बात करने वाला हूं संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में हम बात करने वाले दोस्तों राज्यसभा के मेंबर कहां से आते हैं, क्या होते हैं राज्यसभा। दोस्तों चलिए हम इस टॉपिक में आज पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलो दोस्तों, तो राज्यसभा जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है और ये उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये उच्च सदन होता है और उच्च सदन कैसे मैं बताऊंगा आपको। उच्च सदन इसलिए कि कभी भंग नहीं होता और दूसरी बात, चूंकि इसकी शक्ति जो है लोकसभा से कम है, इसके पास पावर कम है, लेकिन फिर भी ये उच्च सदन है। लोकसभा की तुलना में भी इसकी शक्ति कम है, फिर भी ये पावरफुल सदन है। ये उच्च सदन माना जाता है, ये कभी भंग नहीं होता। ये द्वितीय सदन बोलते हैं इसको। दोस्तों इसमें मेंबर आते कहां से, कितने समय का कार्यकाल होता है, कैसे होता है, देखिए। तो इसमें जो मेंबर आते हैं, सिंपल सी बात, राज्यों के सदस्य होते हैं। अब राज्यों के सदस्य कौन से, देखिए राज्यों के सदस्य होते हैं MLA। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में MLA जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, मतलब राज्यों के सदस्य। कहने का मतलब इन मेंबरों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इसके सदस्य। कहने का मतलब, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, एक हर बात को समझने की कोशिश करिए। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके सदस्य संघ और राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, यानी इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है संघ और राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके सदस्य राज्यों के और संघीय राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, क्लियर। अब आर्टिकल 80 क्या कहता है, राज्यसभा के गठन के बारे में कहता है कि राज्यसभा के गठन है और 80 के एक में उपबंधित कर दिया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे, ठीक है, जिसमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्य। किस किस क्षेत्र में मनोनीत होते हैं, ये बहुत बार सिविल सर्विस से पूछा गया है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, ये 5 पार्ट हैं। इन क्षेत्रों से राज्यसभा के सदस्य को, 12 सदस्यों को इन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। मनोनीत राष्ट्रपति इन्हें योग्य पारंगत व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। लेकिन बात यह आती है कि यहां तो 250 सदस्य हो गए, 12 माइनस कर दीजिए 2, 3, 8, लेकिन ये तो कुल सदस्य संख्या बता दी गई। लेकिन क्या वर्तमान में इतनी सदस्य संख्या है? नहीं, वर्तमान में जो सदस्य संख्या है 2, 4, 5 टोटल। इसमें से 12 घटा दीजिए, 2, 3 प्लस 12 बराबर 245, ऐसे होता है। यानी वर्तमान में 2, 4, 5 मेंबर है टोटल, जिसमें 2, 3 इसके निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। जिसमें भी ध्यान रखिए दोस्तों, 2 संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी से लोग लिए जाते हैं। 2 राज्य ऐसे हैं, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी, जिससे सदस्य हम राज्यसभा में लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, विधानसभा है। और देखिए यहां पर जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट कैसे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। मैं बताता हूं आपको कैसे, देखिए ये आप समझ लीजिए। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष कैसे होता है, देखिए जनता क्या करती है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, यानी जनता चुनती है दोस्तों MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, MLA, यानी ये लोग विधानसभा में चुनकर जाते हैं। समझ में आई? जैसे चुनाव हुआ है योगी बाबा वाला, अब समझ में आ गई आपके। अभी यूपी का चुनाव हुआ है जिसमें योगी बाबा जीत के आए, ये वाला समझ लीजिए आप, जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। ये लोग मिलकर के क्या करते हैं,
इनका चुनाव होता है, ये भी क्या चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। ये लोग एमपी चुनते हैं, न कि जनता। जनता इनको चुनती है, जनता इनको नहीं चुनती। समझ में आई बात? कहने का मतलब ऐसे अगर कहेंगे जनता तो नहीं चुनेगी, अप्रत्यक्ष हो गया। ये जनता डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चुनती है। जनता पहले एमएलए चुनती है, और एमएलए को कौन चुनता है, एमएलए मिलकर के एमपी चुनते हैं। दोस्तों इसमें कई चीजें बताता हूं आपको मजेदार, कि एमएलए चुन तो लेते हैं, इनका जो प्रतिनिधित्व होता है ना राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा होता है, जनसंख्या का आधार होता है। हर राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा है तो प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। किसी राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी है, मान लो 403 या 402 या 300, 500, 200, 150, उसी आधार पर यहां चुनाव होता है। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करिए। अब एमपीज ऐसे होता है। अब इसमें ये जो एमपी होते हैं ये संसद में होते हैं। संसद यानी संसद समझ गया आप? संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। आप समझ पा रहे होंगे आप? तो इन एमएलए द्वारा एमपी चुने जाते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में चुनाव होता है डायरेक्ट। अब समझ में आ गई? प्रत्यक्ष, जिनको हम एमपी चुनते हैं, जो केंद्र प्रधानमंत्री बनता है। समझ में आ गया? शॉर्ट भाषा में जिनके समझ में आ रही वो समझ रहे हैं। संसद में राष्ट्रपति जो होता ही होता है, राष्ट्रपति के संग एमपी होते हैं, ये भी एमपी होते हैं, लेकिन ये मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। लेकिन इन मेंबर पार्लियामेंट को कौन चुनता है, विधानसभा चुनती है। किस सदस्य चुनते हैं, इनको डायरेक्ट जनता चुनती है। ये डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। जैसे कि राष्ट्रपति महोदय को कौन चुनता है, जनता इनडायरेक्ट चुनती है, क्योंकि एमएलए एमपी मिलकर के राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक खास बात। दूसरी बात, अप्रत्यक्ष समय में आ गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये दोनों पद्धति कैलकुलेट होकर के एकल संक्रमण प्रक्रिया बनाती है। एकल संक्रमण यानी हर वोट की वैल्यू के बराबर, और आनुपातिक अनुपात के आधार पर, हर राज्य का अनुपात रेशियो है, अलग अलग है, उसके आधार पर जनसंख्या के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन खुले रूप में होता है। पहले ये मतदान गुप्त होता था, अब ये खुले रूप में होता है। इसमें बदलाव हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इन चुनाव में हुआ क्या था कि 2003 में रचना पद्धति में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, इन्होंने कह दिया कि चुनाव जो है खुले रूप में होगा, वो क्या नाम है, वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, अब देखा होगा आपने एमएलए जो होते हैं राज्यों में वो मनोनीत भी होते हैं, 1-2 जैसे भी है, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। चाहे दिल्ली हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे किसी भी राज्य का विधानसभा का एक सदस्य हो, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, वो भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वो भाग नहीं लेते। क्लियर? विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित हैं, वही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। आप ये बात समझे? मैंने 2-4 बात बताई। ये राज्यों के सदस्य होते हैं, यानी संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जैसे हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। ठीक है, और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ये भी समझ में आ गया, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र में। और दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है चुनाव, ये जनता द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, खुले रूप में होता है। दिल्ली पुडुचेरी के लोग इसमें भाग लेते हैं। आपके सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों अनुसूची 4 शेड्यूल 4 में आपने पढ़ा होगा, राज्यसभा के सदस्यों को आवंटित किया गया है। राज्यसभा के सदस्य अनुसूची 4 में ही आवंटित किए गए, लोकसभा राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों को अनुसूची 4 में आवंटित किया गया है। आवंटित मतलब हर राज्य के लिए कितने लोकसभा राज्यसभा सदस्य होंगे वो सब आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अब लेकिन 2003 में राज्यसभा ने, संसद ने राज्यसभा की रचना पद्धति में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? पहला बदलाव यह किया था कि राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। कैसे?
पहले क्या होता था कि राज्य का निवासी होना आवश्यक था, उसी राज्य का होगा, वही सदस्य क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा, पहली बात। दूसरा दोस्तों, जो चुनाव होता था गुप्त होता था। मैंने अभी बताया था आपको 2003 से संसद ने बदलाव किया कि चुनाव कैसा होगा, गुप्त नहीं होगा, खुले मतदान से होगा। कोई इमरजेंसी पड़ जाती जब भले, नहीं तो इस टाइप का कोई विवाद हो जाता है, विवाद मतलब सीटों में इस टाइप से खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जिनके एमएलए होते हैं उन्हीं के अपने एमपी होते हैं, समझ में आप। जैसे एमएलए, बीजेपी के एमएलए, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन से अपने एमपी खड़े कर देगा राज्यसभा के सदस्य, इस टाइप से। क्लियर? तो ये तो हो गया राज्यों का। और दूसरी बात, राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, वो जनसंख्या का आधार पर होता है। किसके आधार पर? जनसंख्या। जहां बड़ा राज्य है जनसंख्या बड़ी। अब बात आती है इसका कार्यकाल क्या है दोस्तों। कार्यकाल से पहले कौन व्यक्ति, कितनी उम्र का व्यक्ति, तो जैसे लोकसभा में नियम है ऐसे यहाँ है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, जो नियम संसद ने निश्चित कर दिए वो नियम होना आवश्यक है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य तो राज्यसभा के सदस्य होना आवश्यक है, सदस्य होने की योग्यता रखना आवश्यक है, वहां 25 वर्ष उम्र है या 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, यही मेन बातें हैं। और कोई पागल दिवालिया न हो, इस टाइप की जो सरकार द्वारा कोई वो घोषित ऐसा व्यक्ति न हो, किसी देखो लाभ के पद पर न हो, ये सारी बातें हम लोकसभा के पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। बात आती है कार्यकाल। 83 का 1 में कहा गया कि ये जो कार्यकाल है कितना है दोस्तों, इसका कार्यकाल तो निश्चित किया गया है, लेकिन की पहली बात है ये सदन अभी बताया था मैं आपको स्थायी सदन है, ये भंग नहीं हो सकता, भंग नहीं होता, परमानेंट सदन है, इसीलिए उच्च सदन कहा गया इसको। और इसका वैसे कार्यकाल 6 वर्ष का होता है प्रत्येक सदस्य का। समझने की कोशिश करिए मेरी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर होता है दोस्तों, 6 वर्ष, और लोकसभा का 5 वर्ष। आपको मालूम है लोकसभा का कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आप समझने की कोशिश करिए, मैंने उस दिन बताया था लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहां पर राज्यसभा का कार्यकाल टोटल अनिश्चित होता है, राज्यसभा भंगी नहीं होती तो कार्यकाल का होगा। है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते चले जाते हैं, जिनकी 6 वर्ष समय वो घट जाते हैं, यानी 1/3 मेंबर हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ये नियमानुसार, क्योंकि राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, उस हिसाब से राज्यसभा, अब ये यूपी में चुनाव हुआ है, अब राज्यसभा का चुनाव होगा, इस टाइप से राज्यसभा के मतलब यूपी से राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हो जाएंगे, ये होता है। 6 वर्ष की हर सदस्य की क्या होती है, समय कार्यकाल होता है। देख एक बात सुन लिए, उपचुनाव हो जाए, मान के चलो कोई पद रिक्त कर दे, कोई एमपी, एक्स एमपी अपना पद छोड़ दे या डेथ हो जाए या कोई घटना, तो उस स्थिति में अब इसने कार्यकाल मान लो 1 जनवरी 2020 को ग्रहण किया है इस व्यक्ति ने, अब इसका कार्यकाल तो 2026 तक होना चाहिए, लेकिन ये एमपी का डेथ हो जाती है 2022 में, तो इसका कार्यकाल तो 2 ही साल हुआ। ऐसी स्थिति में उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव में 6 साल का समय चाहिए हमें, तो यहां उपचुनाव 2022 के अंत में जैसे ही चुनाव हुआ, तो ये जो नया मेंबर आएगा इसका कार्यकाल 2026 तक ही रहेगा। इसके लिए नया मेंबर आएगा तो ये नहीं कि इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए। उपचुनाव में वही समय रहता है जो पूर्व नियोजित समय था, जो पहला मेंबर आया, उस मेंबर के स्थान पर जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, पद रिक्त हुआ, उसको पुनः चुनाव कराया गया, उपचुनाव होगा, तो मेंबर का कार्यकाल जो बचा हुआ समय वही रहेगा, चाहे 1 साल हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 7 महीने हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, यानी उपचुनाव में वही समय निश्चित होता है। क्लियर? उपचुनाव में ये बस समझना, उपचुनाव हो गया तो पूरा फेस 6 साल के लिए हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उपचुनाव में जो रिक्त समय है वही मान्य होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके पदाधिकारी कौन होते हैं। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं दोस्तों, एक सभापति और एक उपसभापति। एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है।
आप जानते हैं उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा के सदस्य उसको चुनते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, बदमाशी करे तो सदस्य संख्या अपने बहुमत के आधार पर उसको हटा सकते हैं। क्लियर? और एक सीधे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति उपसभापति बनाया जाता है। लेकिन सभापति की बात करें तो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। तो दोस्तों यही तो पदेन होता है, इसलिए तो 5 वर्ष 6 वर्ष का सिस्टम है, इसीलिए वो 1 साल हटा करके वो स्टेप एडजस्टमेंट, इसीलिए उसको पदेन कहा गया है। और समझ लिए राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति। आप याद रखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता नहीं होता, कतई नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात, राज्यसभा के कुछ नियम हैं, कार्य हैं, वो मैं बताता हूं आपको। देखो, और राज्यसभा के बारे में सुनिए तो राज्यसभा की सबसे बड़ा गुण है, जैसे विधायी शक्ति होती है, अन्य शक्तियां हैं, बताऊंगा। राज्यसभा में सबसे बड़ी बात, कोई विधेयक, सब विधेयकों को बराबर अधिकार है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में केवल राज्यसभा को निर्णय का अधिकार नहीं है। समझे? धन विधेयक आया, लोकसभा में पास हुआ, अगर राज्यसभा उसे पास नहीं करती है, कोई सलाह भी देती है, 15 दिन का टाइम होता है, अगर वो नहीं पास करते तो पास माना जाएगा, कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये इसकी शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। अब बात आती है राज्यसभा की शक्तियां, कितने प्रकार की शक्ति होती है राज्यसभा की? राज्यसभा की कितनी शक्ति होती है? देखिए, पहली है विधायी शक्ति। पहली विधायी शक्ति होती है, कई 3-4 शक्ति मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी शक्तियों को। राज्यसभा की पहली शक्ति विधायी शक्ति। अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो विधायी शक्ति क्या होती है, सारी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं अभी। राज्यसभा की 2-3 शक्तियां होती हैं। एक होती है संविधान संशोधन शक्ति, अगली होती है आपातकालीन शक्ति। ये इस टाइप की राज्यसभा की शक्तियां होती है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अब आपातकाल से चले, पहली बात सुन लीजिए, आपातकाल के लेवल में राष्ट्रपति को बहुत शक्तियां दी गई हैं कि आपातकाल के संबंध की बात करें, अगर देश में आपातकाल लग जाए और ऐसी स्थिति हो, आपातकाल लगा हो, आपातकाल लगने की स्थिति आ जाए और लोकसभा सदन में न हो, लोकसभा विघटित हो या लोकसभा की कोई शक्ति न हो, इलेक्शन होने वाले हो, ऐसी स्थिति में कोई देश हम पे आक्रमण कर दे, वाही या शक्ति या दंगा हो जाए, सशक्त विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करेंगे? आपातकालीन शक्तियों में राज्यसभा के पास बहुत बड़ी पावर है। मैं उल्टा बता रहा हूं आपको इधर से कि आपातकाल को बहुत बड़ी पावर है कि लोकसभा सदन में न हो तो राज्यसभा अपने पावर से आपातकाल लगाने के बाद उसको केवल राज्यसभा ही पास कर सकती है। आपातकाल लग जाएगा, राष्ट्रपति आपातकाल लगा दे, आपातकाल लग गया, आपातकाल लगने के बाद राज्यसभा केवल पास कर देगी, वो ही मान्य माना जाएगा। यही बहुत बड़ी शक्ति इसके पास, आपातकालीन। दूसरी, संविधान संशोधन। दोस्तों, संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो राज्यसभा को बराबर का अधिकार दिया गया है। सामान्य विधेयक हो तब भी उसको सामान्य रूप से पास करना होगा, विशेष हो विशेष, राज्यसभा को किसी भी विधेयक पास करने में बराबर का अधिकार दिया गया है। मतलब, और संविधान को संशोधन करना हो तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी पटल पर, किसी सदन के पटल पर विधेयक रखा जा सकता है। क्लियर? राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सदन में किसी भी के पटल पर आप विधेयक रख सकते हैं संविधान संशोधन की स्थिति में। ये नहीं कि राज्यसभा धन विधेयक को छोड़कर, मैं आपको बताया था धन विधेयक की स्थिति अलग होती है। वित्तीय शक्ति क्या होती है? वित्तीय शक्ति बताई थी, धन विधेयक को छोड़ करके बाकी इसकी शक्ति बराबर ही है। वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक को ये पास कर सकती है, बस पास करने का अधिकार है, चाहे जो भी है, यही लोकसभा की पावर है। और वित्तीय शक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की धन विधेयक, तमाम विधेयकों को पास करना, इनकी पावर दी गई है। चाहे कंसोलिडेटेड फंड हो, चाहे कोई फंड हो, उसको पावर दी गई है। दोस्तों, विधायी शक्तियों में जो विधान बनाने वाली पावर होती है, विधान मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई भी सिस्टम कानून बनाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि राज्यसभा के पटल पर कोई भी विधेयक रखा जा सकता है, विधेयक रखा जा सकता है, उसको पास किया जा सकता है। राज्यसभा को बहुत बड़ी पावर दी गई है और राज्यसभा के आधार पर ही कई बार देखा होगा राज्यसभा कितनी बड़ी पावर देगी। विधायी शक्ति कैसे है?
पहला सदन ने पास कर दिया, विधायी शक्तियों में देखिए, लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो बिल वो मान्य अब पास नहीं माना जाएगा, चाहे तो राष्ट्रपति से निषेध नहीं जाएगा। राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, तब भी नहीं। तो कुल मिला के अब हम बात करें कि लोकसभा सरकार है, राज्यसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, तो सरकार को सलाह मशवरा करके और राज्यसभा से पास कराना होगा अपने विपक्षी पार्टियों से, उसमें संशोधन भी करना पड़ेगा। तो राज्यसभा को विधायी शक्तियों बहुत बड़ी शक्ति दी गई है, कोई भी विधेयक राज्यसभा के बिना पास नहीं हो सकता, धन विधेयक को छोड़कर। तो उन विधेयकों के बारे में मजेदार बात यह है कि राज्यसभा को पक्ष में लेना होगा, या राज्यसभा पावरफुल हो, राज्यसभा पावरफुल हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा, दोनों सदन पास कर लेंगे। लेकिन लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो विधेयक पास नहीं माना जाएगा। तो राज्यसभा के पास अटूट शक्तियां हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी संघीय विधायिका। दोस्तों मैं एक साथ यही आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल को दबा दीजिए और ऑल पर उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।